ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मनुस्मृति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मनुस्मृति की इस कक्षा के अंतर्गत हम सप्तम अध्याय पर विचार कर रहे हैं। नीतिज्ञ जो राजा है उसकी दूरदर्शिता और उसके जो अजेय शासन है उसका सिद्धांत क्या होना चाहिए उस पर विचार कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में राजा की दूरदर्शिता के विषय में विचार किया गया था कि सर्वोपायस्तथा कुर्यान् नीतिज्ञः पृथ्वीपतिः यथास्याभ्यधिका न स्युः मित्रोदासीन शत्रवः। नीति को जानने वाला राजा सभी उपायों से ऐसा प्रयास करे कि उसके मित्र उदासीन और शत्रु कोई भी अत्यधिक प्रबल न हो पाए। तो राजनीति का यहाँ पर सिद्धांत बतला रहे हैं कि शक्ति का संतुलन होना आवश्यक है। यदि कोई पक्ष अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए तो भविष्य में क्या होता है, वो राज्य के लिए संकट का कारण बन सकता है। तो ये इस 177 नंबर के श्लोक पर विचार किया। 178 में कहा कि आयतिम सर्व कार्याणाम तदात्वं च विचारयेत अतीतानां च सर्वेषां गुण दोषौ च तत्वतः। तो राजा को यहाँ पर बतलाया इस श्लोक में कि राजा को अपने सभी कार्यों के भविष्य और वर्तमान का विचार कर लेना चाहिए और अतीत में किए गए कार्यों के गुण दोषों का भी यथार्थ रूप से विश्लेषण करते रहना चाहिए। भविष्य को भी देखे, वर्तमान को भी देखे और भूतकाल को भी देखे वो। तो वास्तव में नीतिज्ञ वही है जो अतीत से शिक्षा लेकर के वर्तमान में निर्णय करता है और भविष्य के परिणामों पर भी विचार करता है। तो राजा के विषय में यहाँ बतलाया। उसके बाद कहा कि आयत्याम गुण दोषजः सदात्वे क्षिप्र निश्चय अतीते कार्य शेषज्ञ शत्रुभि नाभिभूयते। तो जो राजा भविष्य के कार्यों के गुण दोषों को समझता है, वर्तमान में शीघ्र निर्णय ले लेता है और अतीत के अधूरे कार्यों को पूरा कर लेता है, वह कभी भी शत्रुओं से पराजित नहीं होता। तो यहाँ पर महर्षि मनु हमें राजा की दूरदर्शिता, उसके निर्णय और अनुभव के बारे में बतला रहे हैं कि इन सभी को जो है, इन सभी को मिला करके राजा अजेय बनता है। उसका नेतृत्व, शासक, उसका जो शासक जो स्वभाव है, उसका जो नेतृत्व है वो अजेय बन जाता है, यानी कि वो दूसरों के लिए हितकारी बन जाता है। तो मनुस्मृति के इन 3 श्लोकों में सफल और अजेय शासन के 3 मूलभूत सिद्धांत बतलाए गए। शक्ति संतुलन बनाए रखना पहला, और दूसरा है अतीत, वर्तमान और भविष्य का विवेकपूर्ण विचार करना, और तीसरा दूरदर्शिता के साथ शीघ्र और सही निर्णय लेना। ठीक है? तो ये हमने पिछली कक्षा में विचार किया है। उसके बाद अब अगले श्लोक पर चलते हैं। राजनीति का संक्षिप्त सिद्धांत बता रहे हैं। पूर्व श्लोकों में बताया कि राजा को मित्र, उदासीन और शत्रु तीनों की शक्ति पर सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए।
भविष्य के कार्यों के गुण दोषों का विचार करना चाहिए और वर्तमान में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। अब इस श्लोक में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बता रहे हैं कि यथैनम नाभि संदध्यु मित्रोदासीन शत्रवः तथा सर्वं संविदध्याशे संविदध्य संविदध्यादेश सामसिको नयः। राजनीति का मूल उद्देश्य है कि राजा ऐसा विवेकपूर्ण प्रबंध करे कि जिससे मित्र, उदासीन और शत्रु कोई भी उसे अपना प्रभाव में लेकर के उसके विरुद्ध कार्य न कर सके। तो ऐसी उसकी नीति होनी चाहिए, ऐसा उसका प्रभाव होना चाहिए, कोई उसके विरुद्ध में आकर के उसको हानि न पहुंचा सके। तो उसके लिए देखिए, मित्र उदासीन शत्रवः। मित्र जो हमारा मित्र है, ठीक है, और उदासीन शत्रु राजा या शक्ति, ठीक है। तो मित्र हो गया, तटस्थ हो गया, और एक शत्रु पक्ष हो गया। तटस्थ का मतलब जो न्यूट्रल है, और शत्रु जो हमारे विरुद्ध है। कह रहे कि इस राजा को यथा न अभिसंदध्यो, जिस प्रकार वश में न कर सके, या छल या दबाव, ठीक है, छल या दबाव से अपने उद्देश्य के अनुसार न चला सके, तथा उसी प्रकार सर्वम, सभी कार्यों में, संपूर्ण शासन व्यवस्था में संविदध्यात, ऐसी व्यवस्था करे, ऐसा प्रबंध करे कि राजा का जो शासन है वो सफल हो सके। तो राजा को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उसके मित्र, उदासीन और शत्रु कोई भी उसे अपने वश में करके उसके विरुद्ध कार्य न करा सके। यही यहाँ पर महर्षि मनु कह रहे हैं कि संक्षेप में सामसिक नयः, संक्षेप में राजनीति का सिद्धांत यहाँ बतलाया है। इस श्लोक में महर्षि मनु राजनीति का मूल सिद्धांत बतलाते हैं कि राजा का कर्तव्य केवल शत्रुओं से रक्षा करना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि मित्र और तटस्थ शक्तियां भी उसे अपने प्रभाव में लेकर के उसके हित के विरुद्ध कार्य न कर सके, यानी कि जो उसका हित है उसके विरुद्ध न चल सके। तो राजा की सच्ची राजनीति, वास्तविक राजनीति यही है कि विवेक, सावधानी और संतुलन से शासन करना। विवेक का प्रयोग भी करना है, संतुलन बनाकर रखना है, और अच्छी बुद्धिमत्ता से कार्य करना है। तो यहाँ पर इस श्लोक में राजनीति के अंतर्गत 3 प्रकार की शक्तियां बतलाई हैं। पहली, मित्र जो हमारे सहयोगी है, और दूसरा जो तटस्थ है, और तीसरा जो विरोधी है। तो उसके लिए कहा कि राजा को इन तीनों की प्रकृति और शक्ति को समझना चाहिए। पहले के श्लोकों में भी हमने इस पर विचार किया है कि राजा को क्या करना चाहिए, बोलिए। उसकी शक्ति को, उसकी प्रकृति को, उसके पूरे स्वरूप को समझना चाहिए। कौन हमारे अनुकूल है, कौन हमारे प्रतिकूल है। तो कह रहे हैं कि यथैनम नाभि संदध्यु, राजा को ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए कि कोई भी शक्ति उसे अपने प्रभाव या दबाव में लेकर के उसके निर्णय को नियंत्रित कर सके। कोई भी देश का राजा हो, यानी कि जो धर्म के पथ पर है, उसके लिए उपदेश किया जा रहा है यहाँ पर। अधार्मिक राजा के लिए नहीं है उपदेश। उपदेश किसके लिए है? धार्मिक राजा के लिए। क्योंकि धार्मिक राजा अगर बढ़ेगा, उन्नति करेगा, तो लोगों को सुख मिलेगा। और यदि अधार्मिक राजा बढ़ेगा, वो दूसरों को दुख पहुंचाएगा। तो महर्षि मनु यहाँ धार्मिक राजा के लिए कह रहे हैं कि यथैनम ना भी संदध्यु, ऐसी स्थिति में नहीं उसको आना चाहिए कि कोई भी शासक या कोई भी शक्ति उसे अपने प्रभाव या दबाव में लेकर के उसके निर्णय को अनियंत्रित कर दे, यानी नियंत्रित कर सके, यानी कि वो अपने अनुसार चलाना शुरू कर दे। जैसे कि अमेरिका कहे कि तुम रूस से तेल खरीदो, मत खरीदो, और भारत कहता है कि जी सर, यस सर, आप कह रहे हैं कि रूस से तेल नहीं खरीदना, तो हम नहीं खरीदेंगे। अमेरिका या कोई देश कहे कि आप ऐसा करो, आप बैठ जाओ, तो हम बैठ जाएं। कोई देश कहे खड़े हो जाओ, तो हम खड़े हो जाएं। कोई देश कहे कि नहीं, दिन
जो आपके यहाँ अभी सूरज निकला है वो वास्तव में दिन नहीं है, वो रात है। तो हम कहेंगे हाँ हाँ सही कहा आपने, ये रात है। तो हम उसके प्रभाव में आ गए ना। हमारी अपनी शक्ति, हमारी अपना अपना वर्चस्व नहीं रहा। हम एक प्रकार से गुलाम ही है। हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा क्या करेंगे जब हम शासकत्व ही हमारा सुरक्षित नहीं है। जो हमारा राजा होना, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है कि हम किस प्रकार से चले, वही हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तथा सर्वम सम विदध्यात्, इसलिए राजा को अपने शासन, कूटनीति और प्रशासन में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वह स्वतंत्र और विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। तो इस प्रकार के कानून बनाना, इस प्रकार की नीतियां बनानी, अपने आप को आर्थिक दृष्टि से, अपने आप को तकनीकी माध्यम से, है ना, आधुनिक दृष्टि से भी हर प्रकार से अपने आप को मजबूत बनाना। पहले के समय में आमने सामने युद्ध हुआ करते थे, तलवार भाला, ना, गदा। अब टेक्नोलॉजी का युद्ध होता है, यानी कि किसके पास कितने टेक्नोलॉजी है, कितने बड़े बड़े हथियार हैं। बैठे बैठे व्यक्ति बम फोड़ देता है दूसरे देशों में जाकर। उसको किसी सेना को भेजने की जरूरत नहीं होती वहाँ। यहाँ से एक बटन दबाया वो खत्म। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहना चाहते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका वो जो शासक बना है, जो राजा बना है, उसके अंदर कौन कौन से धर्म होने चाहिए। तो कह रहे हैं कि ऐसा सामसिको नयः, मनु कहते हैं कि यही हमने संक्षेप में राजनीति का सार बतला दिया है कि राजनीति का मूल सिद्धांत है कि राजा ऐसा संतुलित शासन करे जिससे मित्र, तटस्थ और शत्रु कोई भी उसे अपने प्रभाव में न ले सके। भारत देश है, भारत देश को व्यक्ति, कोई दूसरा देश जो है वो अपने प्रभाव में लेकर के अपनी मनमानी करवाने लग जाए कि तुम ऐसा करो वैसा करो, जैसे मैंने अभी कहा आपसे, तो वो हमारे लिए उचित नहीं है। हमारी उन्नति में वो बाधक है। तो जीवन से संबंधित भी हमें इस श्लोक से प्रेरणा प्राप्त होती है कि जीवन में भी हमें ऐसा विवेक रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति उसके निर्णय को गलत दिशा में न ले जा सके। इसीलिए हमें शिक्षा दी जाती है, हमें पाठ पढ़ाया जाता है। वेद, दर्शन, उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण, ये सब हमें सिखाते हैं कि हम जीवन में कोई भी ऐसा निर्णय या कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे स्वयं को कष्ट हो और दूसरों को भी कष्ट हो। और आज हर कोई अपने फायदे के लिए दूसरों की हानि करता है। थोड़े से फायदे के लिए दूसरों की हानि करता है व्यक्ति। उस पर ये विचार नहीं करता है कि मैं जो दूसरों की हानि कर रहा हूँ और जो मुझे तत्कालिक लाभ हो रहा है, भविष्य में ये लाभ हमारे हानि में बदल जाए, इससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है भविष्य में। इतनी समझ नहीं उसके पास होती है। क्यों? क्योंकि वर्तमान की जो शिक्षा उसने ग्रहण की है, विदेशी शिक्षा, मैकाले की शिक्षा, उसमें वो बात सिखाई नहीं जाती है उसको कि हमें दूसरों को सुख पहुंचा करके सुखी होने का अभ्यासी होना चाहिए। नोट कर लीजिए क्या बोला मैंने। दूसरों को सुख पहुंचा करके स्वयं सुखी होने का अभ्यासी होना चाहिए। यदि आप स्वयं सुखी होना चाहते हैं तो दूसरों को सुख पहुंचाइए आप पहले। पापियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप पापियों को आप सुख पहुंचाइए। जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, धर्मनिष्ठ हैं, साफ सुथरे लोग हैं, ठीक है, जो कुटिल नहीं है, जो छली कपटी नहीं है, उस उन व्यक्तियों को सुख पहुंचा करके हम सुखी हो सकते हैं। पापियों को सुख पहुंचाएंगे तो आप उल्टा दुखी होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो पापी है, अधर्मी है, स्वार्थी है, दूसरों को नष्ट करने का भाव रखता है, ऐसे लोगों को सुखी अगर आप कर भी देंगे तो भी आप सुखी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग आपको दबाएंगे। तो जीवन में मनुष्य को ऐसा विवेक रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति उसके निर्णय को गलत दिशा में न ले जाए। स्वतंत्र विचार, सावधानी और संतुलन से निर्णय करने वाला बने। यदि हम स्वयं स्वतंत्र रूप से विचार करने में समर्थ हैं, कोई हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, और संतुलित निर्णय करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो ये हमारे लिए सुख का आधार बनता है। तो महर्षि मनु इस प्रकार से यहाँ पर विवेक पूर्वक कार्य करने के लिए हमें निर्देश कर रहे हैं। अगले श्लोक पर चलते हैं। मनुस्मृति अध्याय 7 श्लोक संख्या 181 में महर्षि मनु कहते हैं कि यदा तो यानम आतिष्ठेत अरिराष्ट्र प्रति प्रभु तदा अनेन विधानेन यायाद अरिपुरम शनैः। ध्यान सुनिएगा।
और कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप नोट डाउन भी करिए। पिछले श्लोक में राजनीति का संक्षिप्त सिद्धांत महर्षि मनु ने बतलाया कि राजा ऐसा शासन और नीति अपनाए जिससे मित्र, उदासीन और शत्रु कोई भी उसे अपने प्रभाव में ले करके उसके उससे विरुद्ध कार्य न करा सके। विरुद्ध समझते हैं आप? अपने फायदे के लिए कुछ भी गलत न करवा सके। अब मैं उस पर ज्यादा नहीं जाता हूँ, आप समझ सकते हैं, बुद्धिमान है। कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए कुछ भी हमसे करा सकता है गलत, यदि हम कमजोर हैं। अब महर्षि मनु आगे युद्ध नीति के व्यवहारिक पक्ष का वर्णन करने जा रहे हैं कि जब राजा शत्रु के राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय करे। सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। केवल व्यक्तिगत जीवन जीना, खा लेना, पी लेना, पैसे कमा लेना पर्याप्त नहीं है। जिस राजा को हम चुनते हैं, जिस राजा को हम चुनाव में जिताते हैं, उस राजा का स्वरूप भी हमें पता होना चाहिए। किस राजा को हमें चुनना है, राजा वास्तव में होना कैसे चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं यहां पर कि जब राजा शत्रु के राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय करे तो उसे किस प्रकार सावधानी और व्यवस्थित योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस जोश में आकर के फटाक से आक्रमण कर दे तुरंत एक झटके में, ऐसा नहीं। पूरी प्लानिंग होती है उसमें। उसमें विचार विमर्श होते हैं, बड़े बड़े अनुभवी विशेषज्ञ लोगों की टीम होती है, उसमें चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, उसके परिणाम और उसके प्रभावों पर विचार विचार किया जाता है कि इसके परिणाम प्रभाव क्या होंगे। इस श्लोक में युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय राजा को बिना सोचे बिना समझे आक्रमण नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले से निर्धारित नीति, व्यवस्था और सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए श्लोक में कह रहे हैं कि प्रभु तदा तु अरिराष्ट्र प्रति। हमारा दुर्भाग्य रहा है कि महाभारत के बाद राजा रामचंद्र जी का समय था त्रेता युग में, आज से लाखों वर्ष पूर्व। निकट का जो काल है वो द्वापर युग का है, जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ। उस समय संस्कृत का ही व्यवहार होता था, बोलचाल में, हर चीज में गुरुकुली शिक्षा पद्धति हुआ करती थी। तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके अपने अपने गुरुकुल हुआ करते थे। लड़कियों के अलग, कन्याओं के अलग, लड़कों के अलग। और हर गुरुकुल में वैदिक शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। तो परस्पर जो व्यवहार हुआ करते थे, बातचीत हुआ करता था, वो सब संस्कृत में हम करते थे, यानी उस समय के लोग करते थे। वो चाहे व्यापार हो, चाहे परस्पर घर का व्यवहार हो, समाज का व्यवहार हो, कहीं भी हो, अपनों से या परायों से जो व्यवहार होता है संस्कृत भाषा में ही हुआ करता। दुर्भाग्य है कि महाभारत काल के पश्चात बहुत सारे भारत के अंदर जो लुटेरे आए, भारत को लूटने के उद्देश्य से, भारत को बर्बाद करने के उद्देश्य से, उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को, हमारी भाषा को सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब हम विदेशी भाषा बोलने में बड़ा गर्व अनुभव करते हैं कि नहीं करते? जिसको अगर इंग्लिश बोलना आता है वो सबसे महान है, सबसे बड़ा है। और बाकी हिंदी बोलने वाले तो ये तुच्छ लोग हैं, इनको तो कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही हैं बस, मजदूर मजदूर टाइप के लोग हैं। लेकिन जो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है, विदेशी भाषा बोलता है, वो सबसे आगे है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, हमें आनी चाहिए, लेकिन हमें अपने देश की भाषा को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। आज आप देखेंगे टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पर जो कोई संदेश होते हैं वो अधिकतम इंग्लिश में मिलेंगे आपको, विदेशी भाषा में। हिंदी में कम मिलेगा आपको। हिंदी में भी होता है, पर इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है अधिक। किसी कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हैं, इंग्लिश नहीं आती, आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्य ही बस में उस तरह का है। लेकिन हम अपनी मूलभूत जो हमारी संस्कृति, जो हमारी भाषा है, उसको भूल चुके हैं। हमारी भाषा क्या है? संस्कृत। उसके बाद हमारी भाषा है, देश की भाषा, हिंदी। हमारी ये अपनी भाषा है, इसमें व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी हमारे गीता हैं, रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है, जितने भी वैदिक साहित्य हैं, सब के सब किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और हम संस्कृत भाषा के अनुसार ही इनको पढ़ने समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो श्लोक है, श्लोकों के जो पदों की जो व्याख्या व्याख्या मैं कर रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिए, समझिए। इससे आपकी संस्कृत की योग्यता भी बनेगी। हो सकता है जीवन में आपको अवसर नहीं आया कि संस्कृत पढ़ने आप गए, आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया, आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन ये अवसर है कि इसमें हम इन श्लोकों के माध्यम से थोड़ा बहुत संस्कृत भी सीख सकते हैं। हमें पता लगे भाई
इस शब्द का संस्कृत में ये शब्द होता है, इस अर्थ का ये शब्द है। सुनिए, श्लोक में प्रभु शब्द आया है। प्रभु यदा तु, प्रभु का अर्थ होता है समर्थ। क्या होता है, दोहराइए, माइक बंद रखिएगा। प्रभु का अर्थ क्या होता है, समर्थ। ईश्वर को भी हम कई बार, परमात्मा को भी हम प्रभु कहते हैं। हे प्रभु, आप हमारे दुखों को दूर कर दीजिए और हमारे जीवन में सुख और शांति लेकर के आइए। तो हम ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को प्रभु क्यों बोलते हैं? आप बाहर लोगों से पूछेंगे कि भाई आप प्रभु प्रभु करते हो, प्रभु का क्या अर्थ है? तो प्रभु एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है समर्थ। हम किससे प्रार्थना करते हैं? जो समर्थ होता है हम उससे प्रार्थना करते हैं। भगवान से हम क्यों कहते हैं कि हे भगवान, आप हमारे सभी दुख, हमारे चिंताओं को, हमारे कष्टों को दूर कर दीजिए? क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं भीतर से ये समर्थ हैं जो हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो प्रभु का अर्थ होता है समर्थ। तो समर्थ, अब देखिए, यहाँ कोई ईश्वर का या कोई परमात्मा का प्रसंग नहीं है। यहाँ पर प्रसंग किसका है? यहाँ प्रसंग है राजा का। तो हम कह रहे हैं कि युद्ध करने में समर्थ राजा, उसके लिए यहाँ पर संस्कृत में शब्द आया है प्रभु। आप लोग समझ पा रहे हैं ठीक से? मैं पूरी सरलता से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। उसके बाद आया यदा तु। यदा का अर्थ होता है जब। जब वास्तव में अरिराष्ट्र प्रति, अरिराष्ट्र कहते हैं, अरि कहते हैं शत्रु को, और राष्ट्र का मतलब होता है शत्रु के राज्य की ओर। प्रति का मतलब ओर। यानम आतिष्ठेत, कह रहे हैं कि युद्ध करने में समर्थ राजा जब वास्तव में शत्रु के राज्य की ओर यानम आतिष्ठेत, अभियान चलाता है, आक्रमण के लिए प्रस्थान करता है, या आक्रमण के लिए प्रस्थान करने का निश्चय करता है, तदा, तदा का मतलब तब, अनेन विधानेन, पहले से बताई गई नीति और व्यवस्था के अनुसार। महर्षि मनु यहाँ कहना चाहते हैं कि जो पहले मैंने राजनीति के नियम बतलाए हैं पिछले श्लोकों में, उन नियमों के अनुसार, उन विधानों के अनुसार कह रहे हैं कि शनहि अरिपुरम यायात। शनै का मतलब क्या होता है, बोलिए? शनै का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। तो कह रहे कि शनहि धीरे धीरे, सावधानी पूर्वक, सोच समझ करके अरिपुरम, शत्रु के नगर या राज्य पर यायात, चढ़ाई करे, आगे बढ़े। तो जब युद्ध करने में समर्थ राजा शत्रु के राज्य पर आक्रमण के लिए प्रस्थान करने का निश्चय करता है, तब उससे पहले निर्धारित नीति और व्यवस्था के अनुसार सावधानी पूर्वक शत्रु के राज्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो महर्षि मनु यहाँ युद्ध नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रख रहे हैं कि युद्ध केवल वीरता का विषय नहीं है, बल्कि विवेक, योजना और सावधानी का विषय भी है। तो राजा को बिना योजना के आक्रमण नहीं करना चाहिए, एक विशेष रूप से निर्देश किया जा रहा है, बल्कि पूर्व निर्धारित नीति, सेना की क्या व्यवस्था है, हमारी व्यूह रचना कैसी है, हमारे पास साधन क्या क्या हैं, इनका सावधानी पूर्वक निरीक्षण और आकलन करते हुए काम करना चाहिए, यानी कि आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ प्रभु शब्द उस राजा के लिए है जो युद्ध करने में सक्षम है और समर्थवान है। इसीलिए महर्षि मनु ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया है प्रभु, अर्थात शत्रु के राज्य की दिशा में जहां युद्ध का अभियान चलाया जाना है, जहां पर अटैक करना है, जिस देश के अंदर, कहने कि युद्ध यात्रा का आरंभ करना, अर्थात सेना के साथ आक्रमण के लिए प्रस्थान करना, उसके लिए शब्द आया है यानम आतिष्ठित। ठीक है? उसके लिए कह रहे हैं कि अनेन विधानेन, पहले से बताए नीति सिद्धांतों के अनुसार, जिनमें योजना, सुरक्षा और व्यूह की व्यवस्थाएं शामिल होती हैं। व्यूह का मतलब होता है जिसमें हम घेराबंदी करते हैं शत्रुओं को पराजित करने के लिए। तो कह रहे हैं कि उनमें शनही, उतावलापन नहीं होना चाहिए, हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि भाई ऐसा कोई फटाफट निर्णय कर लिया और फिर शाम को निर्णय हमें बदलना पड़ जाए। ट्रम्प है ना, ट्रम्प क्या करते हैं, झटके में फटाफट निर्णय करते हैं, फिर उनके स्टेटमेंट बदल जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा ना, कोई चीज़ अभी एकदम से भावनाओं में आगे बोल जाते हैं, फिर बाद में कुछ और बोल देते हैं। ये विचार न करने के परिणाम है ये, ठीक से सोचा न जाने, या फिर
हम खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, हम किसी सलाह परामर्श नहीं कर रहे हैं। खुद ही हम अपने आप को भगवान मान के बैठे हैं। आवाज कट रही है? क्या आप सभी लोगों को आवाज कट रही है? ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे थे कि धीरे धीरे उतावलापन न होते हुए धीरे धीरे सावधानी पूर्वक विचार पूर्वक आगे बढ़े, शत्रु के नगर या राज्य की ओर बढ़ करके आक्रमण करे। अब आगे कह रहे हैं, तो उसके सार में ये बता रहे हैं कि जब राजा शत्रु पर आक्रमण करने का निर्णय करे तो उसे उतावलेपन से नहीं बल्कि योजना, नीति और सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगले श्लोक पे चलते हैं। युद्ध में जाने से पहले, आ रही है आप लोगों को आवाज अभी ठीक ठाक? कैसा है बताइए। ठीक है। ठीक है। युद्ध से पहले अपने राज्य की सुरक्षा कर लेनी चाहिए, सेना की सज्जा कर लेनी चाहिए और गुप्तचरों की व्यवस्था अच्छी प्रकार से कर लेनी चाहिए। अब वो क्यों करनी चाहिए उसके लिए बताएंगे। महर्षि मनु कहते हैं, कृत्वा विधानम मूले तु यात्रिकम च यथा विधि उपगृह्यास्पदम चैव चारान सम्यक विधाय च। मैं श्लोक बोलता हूं, आप दोहराइए सब लोग मिल करके, माइक बंद रखिएगा। बोलिए। कृत्वा विधानम मूले तु, बोलना सबको है, कृत्वा विधानम। माइक। हाँ जी। नहीं 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 180, 81, 82 नहीं है वो, प्रक्षिप्त है, वो हटा दिया गया है पुस्तक से। हाँ 84 है, 182 नहीं। हम्म। विशुद्ध मनुस्मृति में 181 के बाद 184 है, 82 नहीं यहाँ पर। सुनिएगा। माइक बंद कर लीजिए कृपया सभी लोग। बोलिए। कृत्वा विधानम मूले तु यात्रिकम च यथा विधि। अरे नहीं, माइक नहीं खोलना है, बिना माइक खोले ही बोलना है। हम्म। उपगृह्यास्पदम चैव चारान सम्यक विधाय च। पिछले श्लोक में महर्षि मनु ने क्या कहा कि जब राजा शत्रु के राज्य पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करे तो उसे सावधानी पूर्वक, योजना पूर्वक और व्यूह रचना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब महर्षि मनु बताते हैं कि युद्ध यात्रा का आरंभ करने से पहले राजा को किन आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लेना चाहिए ताकि राज्य भी सुरक्षित रहे और युद्ध का अभियान भी व्यवस्थित रूप से चल सके। इस श्लोक में युद्ध नीति का अर्थ बतलाना चाह रहे हैं, उसका सिद्धांत बतला रहे हैं कि राजा को युद्ध के लिए निकलने से पहले अपने राज्य की सुरक्षा, सेना और साधनों की व्यवस्था तथा गुप्तचरों की व्यवस्था अच्छी प्रकार से कर लेनी चाहिए। अब पदार्थ देखते हैं। मूले विधानम कृत्वा। मूले का अर्थ क्या होता है? राज्य के मूल में, अर्थात अपने राज्य, राजधानी और दुर्ग में विधानम कृत्वा उचित व्यवस्था और सुरक्षा का प्रबंध करके। क्या करके बोलिए? उचित व्यवस्था और सुरक्षा का प्रबंध करके। ठीक है। ऐसे नहीं वो चला जाए युद्ध में कि प्रजा फिर बाद में दुखी हो, परेशान हो। ठीक है। सारी सुरक्षा आदि करके युद्ध में जाए ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। और यथा विधि यात्रिकम, विधि पूर्वक नियमानुसार युद्ध यात्रा से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाओं को भी कर ले। आस्पदम उपगृह्य। आस्पदम कहते हैं सेना को। सेना, शस्त्र, वाहन, रसद और युद्ध सामग्री। दोहराइए, आस्पदम का क्या अर्थ है? सेना, शस्त्र, वाहन, रसद, रसद का मतलब अन्न आदि पदार्थ, राशन आदि, और युद्ध की सामग्री। इतने सारे अर्थ हैं आस्पदम के।
उपग्रहीय एकत्रित करके साथ लेकर के व्यवस्थित करके, जो चीजें साथ ले जाने योग्य हैं उनको साथ ले जाए। चारान सम्यक विधाय च, गुप्तचर दूत और समाचार लाने वाले व्यक्ति, ठीक है, सम्यक विधायक ठीक प्रकार से नियुक्त करके व्यवस्थित करे उसको। तो राजा को यहाँ पर क्या चाहिए कि वह पहले अपने राज्य और दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था कर ले, फिर विधि पूर्वक यात्रा की तैयारी करे, सेना और आवश्यक साधनों को साथ लेकर चले तथा गुप्तचरों को उचित रूप से नियुक्त कर दे। गुप्तचर क्यों होते हैं बताइए? सूचनाओं को देने लेने वाले, ठीक है, गुप्तचर लोग होते हैं ना। सूक्ष्म जानकारी वो देते हैं राजा को कि भाई यहाँ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कोई गुप्त तरीके से हमारे देश की सीमाओं में घुस रहा है, ये गुप्तचर बताता है। तो गुप्तचर के विषय में हम पढ़ चुके हैं, वो कैसा होना चाहिए, किन किन गुणों वाला होना चाहिए। महर्षि मनु इस श्लोक में युद्ध प्रबंधन की एक अत्यंत व्यवहारिक नीति यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि राजा को युद्ध में जाने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अपने राज्य की सुरक्षा है या नहीं है। यदि राजा, मान लीजिए राजा संपूर्ण सेना लेकर के बाहर चला जाए और राज्य असुरक्षित रह जाए तो क्या होगा? शत्रु पीछे से आक्रमण कर सकता है उसके राज्य पर। इसलिए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना उसके लिए आवश्यक है। इसके साथ ही युद्ध यात्रा के लिए सेना, शस्त्र, वाहन और रसद, अन्य सामग्री भी व्यवस्थित रूप से तैयार करनी होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए जा रहा है तो उसके पास बैकअप तो होना चाहिए ना। भोजन आदि ना हो उसके पास, अन्न आदि ना हो तो भी नहीं कर सकते, वो लंबे काल तक युद्ध चलता है मान लो। इसके साथ बता दिया, और युद्ध के लिए वीरता, केवल वीरता से नहीं बल्कि सही तैयारी प्रबंधन से जीता जाता है कोई भी युद्ध जो होता है। इसके अतिरिक्त गुप्तचर व्यवस्था भी यहाँ पर बता दिया कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध में सूचना सबसे बड़ी शक्ति है। और ध्यान दीजिएगा, सूचना का मतलब सही सूचना, प्रमाणिक सूचना, ऑथेंटिक। उसमें अगर कहीं कुछ गलत हुआ, गलत को सही, सही गलत रूप में बता करके प्रस्तुत कर दिया गया और उसको मान लिया गया तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो महर्षि मनु कहते हैं कि मूले विधानम कृत्वा, यहाँ मूल शब्द से राज्य की जड़, राज्य की जड़ उसकी राजधानी, उसके दुर्ग, उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। महर्षि मनु का सिद्धांत है कि राजा को पर जाने से पहले अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर लेनी चाहिए। उसके लिए कह रहे हैं कि मूले विधानम कृत्वा, नहीं तो फिर राज्य संकट में आ सकता है। तो यथाविधि यात्रिकम कह दिया है कि युद्ध यात्रा, युद्ध की जो यात्रा है, युद्ध पे जो निकलना है, कोई अचानक से नहीं हुआ कि एकदम से फटाफट तुरंत निर्णय किया और निकल गए। सेना की व्यवस्था, रसद, मार्ग, शिविर, भोजन, शस्त्र, सैनिकों की तैयारी, इन सब की योजना विधि पूर्वक बनाई जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भारत देश की ओर से उरी घटना के विरुद्ध। उरी जो घटना, हमारे सेना के जवानों को धोखे से बस में जाते हुए सेना के जवानों पर हमला कर दिया और मार दिया था, ठीक है, उसकी जवाबी कार्रवाई में सर्जिकल स्ट्राइक की गई भारत की ओर से, उनके अंदर घुस के मारा गया। तो पहले तैयारी की गई ना कि हमारा कम जोखिम में है, बिल्कुल जीरो रिस्क के साथ हमें काम करना है, शत्रु की हानि करनी है। तो पूरी एक उसका रोडमैप तैयार किया गया, पूरा व्यवस्थित रूप से उसका खाका बनाया गया कि हमें कैसे क्या करना है, कितने लोग जाएंगे, ठीक है, कैसे जाएंगे और कैसे सुरक्षित रूप से वापस आ जाएंगे भारत। तो वही चीज यहाँ महर्षि मनु बताना चाहते हैं कि युद्ध एक अभियान है और इसकी संगठित तैयारी की जाती है। आस्पदम उपग्रहीय, आस्पद का अर्थ बताया कि युद्ध के क्या क्या चीजें आधार रूप है। जैसे सेना हो गया, हथियार हो गया, रथ हो गया, घोड़े हो गए, हाथी हो गया, अन्न आदि हो गए, वाहन हो गए और अन्य संसाधन हो गए। ये सभी चीजें इस श्लोक के अंतर्गत आस्पदम उपग्रहीय से कहा गया है। तो युद्ध में केवल सैनिक ही पर्याप्त नहीं होते, उनके साथ जुड़े हुए जो साधन हैं वो सब कुछ होने चाहिए। तो कह रहे हैं कि चारान सम्यक विधाय, चार का अर्थ है गुप्तचर। नोट कर लीजिए, श्लोक में जो चारान शब्द आया है उसका अर्थ है गुप्तचर, ठीक है।
द्वितीय का बहुवचन है, चार शब्द है। द्वितीय का बहुवचन चारान हो गया। राजा को युद्ध से पहले गुप्तचरों की नियुक्ति कर देनी चाहिए। जो राजा सूचना के बिना युद्ध करता है वह अंधकार में चलने वाले व्यक्ति के समान होता है। क्या होता है बोलिए? अंधकार में चलने वाले व्यक्ति के समान। अंधकार में आप चलते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके पैर कहाँ पड़ेंगे आप खुद नहीं पता, कहाँ टकरा के गिर पड़ेंगे आप, आपका सर फूट जाएगा, हमें नहीं पता। हमें रोशनी चाहिए चलने के लिए। तो कह रहे हैं कि बिना सही सूचना के राजा यदि इस प्रकार की गतिविधि करता है तो वो अंधकार में चलने के समान है, और वो फिर घायल हो सकता है, नुकसान हो सकता है उसका। इसलिए गुप्तचर तंत्र जो होता है युद्ध नीति का अनिवार्य अंग माना गया है इस मनुस्मृति के अंतर्गत। तो युद्ध में जाने से पहले राजा को तीन मुख्य कार्य करने चाहिए। बोलिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए? सबसे पहला, नंबर एक, राज्य की सुरक्षा का प्रबंध। नंबर दो, युद्ध यात्रा की सुव्यवस्थित तैयारी। नंबर तीन, गुप्तचरों की सुव्यवस्था। यही सफल युद्ध नीति का आधार है। तो जीवन में भी किसी बड़े कार्य को हम आरंभ करना चाहते हैं तो उसके आरंभ करने से पहले हमें तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने आधार को हमें सुरक्षित कर लेना चाहिए, संसाधनों और उसकी तैयारी को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, और सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बोलिए, ये श्लोक हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है? व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हमें सूचना दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना? ये बता रहा है साफ साफ कि हमें भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए या किसी बड़े कार्य को आरंभ करने से पहले तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपने आधार तंत्र को सुरक्षित कर लेना। दूसरा, संसाधनों की तैयारी करना अच्छी प्रकार से, और सही जानकारी, जो कुछ हमें सूचनाएं मिलती हैं वो सही होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति तैयारी, योजना और जानकारी के साथ कार्य करता है वही इस जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। तो महर्षि मनु के द्वारा इस श्लोक के माध्यम से हमें जीवन से संबंधित भी सूचना प्राप्त होती है। राजा के लिए तो उपदेश है ही, हम सबके लिए भी तो है। अब हम राजा नहीं, हम मंत्री नहीं, हम सेना भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये श्लोक हमारे लिए नहीं है? ये श्लोक हमें भी कुछ न कुछ सिखा रहा होता है। जैसे हम गीता में हम पढ़ते हैं वैसे ये भी है। हमें व्यक्तिगत जीवन से संबंधित ज्ञान लेना आना चाहिए कि हम कैसे इस श्लोक के माध्यम से हम ज्ञान ले सकते हैं। ये बुद्धिमत्ता का विषय है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे और विचार करेंगे। ठीक है। और सूचना के लिए मैं बता दूं आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब लोग जुड़े हुए हैं। यूट्यूब चैनल पर भी हम वीडियो अब अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिंक हम प्रेषित करते हैं, तो उसके लिंक को आप प्रॉपर ढंग से खोल करके सुनिए, और उसके जो भी कार्य होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, उसमें कमेंट्स आदि की चीज़ें होती हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका उसका कारण है। और उसमें कुछ अपने कमेंट्स डालना, लोगों को फॉरवर्ड करना, अन्य ग्रुपों में भेजना। इससे क्या होगा कि ये जो कक्षा है ये बहुत से लोगों तक पहुंचेगी, अनेक प्रकार से, विभिन्न प्रकार से कह सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी। तो इसमें हम अपना योगदान दें। ठीक है। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में भेजिए। ठीक है। तो जो भी ग्रुप में डालता हूँ आप ध्यान से सुनिए, उसको ध्यान से पढ़िए पहले, फिर दूसरों को भेजिए। अपने विचार भी उसमें लिखिए। मैंने इस कक्षा को पढ़ करके अथवा सुन करके मेरे अंदर इस प्रकार की चीजें आई ज्ञान के रूप में, उसमें कमेंट में अपने ज्ञान भी लिखिए, अपना अनुभव भी लिखिए उसमें। तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है इन चीज़ों को, इस प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। ठीक है। इस तरह से जितने भी उसके कार्य होते हैं सब कुछ आप करने का प्रयास कीजिए, तो इससे भी हम एक योगदान ही कर रहे होते हैं। ठीक है? और बाकी सबका सबसे मैं निवेदन करता हूँ, कक्षा में आज बहुत लोग विलम्ब से आए हैं और कुछ लोग सूचना भी नहीं देते हमें, तो इसका ध्यान रखिए। सूचना हमें अवश्य कीजिए आप, और समय से आइए। ठीक है? तो आप सबका धन्यवाद है। ओ, शांति शांति शांति।